हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर टीएलसी एजुकेशन अड्डा से आपका स्वागत करता हूँ। फिनेंशियल अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन से रिलेटेड मैं एमसीक्यू अभी आप लोग से डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय गवाए हुए। तो हमारा जो सबसे पहला स्लाइड है, इस पहले स्लाइड में आया है अकाउंटिंग इज। अकाउंटिंग क्या है? तो मैं आपको बता दूँ कि अकाउंटिंग जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। मैंने जैसा आपसे मैं इसमें आपका डिस्कशन भी करता हुआ चलूँगा। ये वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है। जिन लोगों के पास में समय नहीं है पूरा वीडियो देखने के लिए, तो इसे जितना देख सकते हैं उतना देखें, उसके बाद बाकी पेंडिंग कर दें, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। ये एमसीक्यू डिस्कशन का जो पार्ट है, मैं एक लेंथी वीडियो बना रहा हूँ, तो इसे मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा कम से कम समय में। फिर भी मैं डिस्कस पूरा करूँगा आप लोगों के लिए कि जिससे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है ना वो इस रिलेटेड बाकी न रह जाए। देखिए, साइंस क्यों कहते हैं इसको और आर्ट क्यों कहते हैं? देखिए, अकाउंटिंग जो है ना, अकाउंटिंग का जो एंड प्रोडक्ट है, जिसे हम लोग कहते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन टू अकाउंटिंग यूज़र्स। जो अकाउंटिंग यूज़र्स होते हैं, जो हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जो अकाउंटिंग यूज़र होता है, उसके सामने हमें प्रेजेंट करना पड़ता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनालिसिस जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं, तो प्रेजेंट करने का एक आर्ट होता है, इसलिए हम लोग अकाउंटिंग को आर्ट कहते हैं। यहाँ पे डेटा को प्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टूल्स यूज़ किया जाता है। प्रेजेंटेशन करने के लिए आप यहाँ पे रेशियो यूज़ किया जाता है, परसेंटेज यूज़ किया जाता है, या चार्ट यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट प्रेजेंट करना पड़ता है। एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन होता है अकाउंटिंग का एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसे साइंस क्यों कहते हैं? साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स या इस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट या इस्टेब्लिश्ड मेथड को ये यूज़ करता है, और यूज़ करने के बाद में ये ट्रू पिक्चर शो करने की कोशिश करता है किसी भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का। कोई भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हो तो उसका एक ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करने की ये कोशिश करता है। तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट फार्मूलाज का यूज़ किया जाता है, जो कि एक इस्टेब्लिश्ड है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इस्टेब्लिश होगा, जो पहले से एक ऐसा फार्मूला जो बहुत ही बेस्ट है, जो मेथड पहले भी यूज़ किया जा चुका है, उसी को यूज़ किया जाता है। इसीलिए हम लोग इसे साइंस कहते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग साइंस भी है और आर्ट भी है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद। बुक कीपिंग किससे कंसर्न होता है? बुक कीपिंग किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो रिकॉर्डिंग फिनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन। यस, रिकॉर्डिंग फिनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस इंफॉर्मेशन, ये तो सही है, करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिज़ाइनिंग फॉर सिस्टम रिकॉर्डिंग्स, क्या लिखा है? डिज़ाइनिंग फॉर सिस्टम रिकॉर्डिंग्स, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड रिकॉर्डेड डेटा। देखिए, ये जो बी नंबर जो ऑप्शन है, ये बुक कीपिंग का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि डेटा को क्लासीफाई करना, समराइज करना, रिकॉर्ड करना, ठीक है, उसके ऊपर में जो इंटरप्रिटेशन होता है, ये सब काम करने का काम जो है अकाउंटिंग में होता है। बुक कीपिंग में क्या होता है? जो फिनेंशियल नेचर का जो डेटा होता है उसका केवल रिकॉर्डिंग होता है। बिजनेस ऑपरेशन का या बिजनेस से रिलेटेड जो बिजनेस के जो ऑपरेशंस के जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं, जिसे कि हम इवेंट्स भी कहते हैं, और हम लोग इसे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, या केवल मॉनेटरी इवेंट्स भी कहते हैं, ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, बिजनेस का लैंग्वेज है ये। तो रिकॉर्डिंग फिनेंशियल डेटा जो है, रिकॉर्डिंग फिनेंशियल डेटा की यदि बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन का काम नहीं होता है बुक कीपिंग में। ओके, चलिए तो 3 नंबर डिस्कस करते हैं। द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज। प्राइम फंक्शन क्या होता है? अकाउंटिंग का प्राइम फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए की बात करें, रिकॉर्ड फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग करना। दूसरा है रिकॉर्ड ऑल बिजनेस इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड करना। क्लासीफाई एंड रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड करना। तो देखिए, केवल रिकॉर्डिंग करना जो है ना अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। केवल रिकॉर्डिंग करना फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का केवल रिकॉर्डिंग करना अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होता है, आइडेंटिफाइंग से स्टार्ट होता है, ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होता है अकाउंटिंग, और एंड होता है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द फिनेंशियल डेटा। जो फिनेंशियल डेटा होता है, जो रिकॉर्डेड होता है, उसका एनालिसिस करना और यूज़र्स को वो देना। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। रिकॉर्ड फिनेंशियल एंड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड फिनेंशियल एंड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन इज़ द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा है विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का अंतिम स्टेप आप किसे बोलेंगे? तो मैं अभी बता रहा था अंतिम स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करना। ट्रांजैक्शंस का दूसरा नाम होता है मॉनेटरी इवेंट्स। तो मॉनेटरी इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना पहला काम होता है, और अंतिम काम होता है जो फिनेंशियल यूज़र्स होते हैं उसको सही डेटा प्रोवाइड करना। जो अकाउंटिंग यूज़र्स होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स, इंटरनल यूज़र्स जो होते हैं, उसको सही डेटा प्रोवाइड करना जो होता है वो काम होता है किसका? अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप।
नेक्स्ट है नंबर 5, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑल। अकाउंटिंग क्या रिकॉर्ड्स करता है? तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करता है क्या? ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड क्या रिकॉर्ड करता है? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या रिकॉर्ड करता है? नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स या पर्सनल ट्रांजेक्शन? मैं बता दूं, ट्रांजेक्शन्स बोलने से क्लियर नहीं होता है कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है या पर्सनल ट्रांजेक्शन्स है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की, और सही आंसर होगा फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है। ओनली ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्डिंग करना क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स है, इस पर क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन बी के साथ में जाना पसंद करेंगे। तो 5 नंबर का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। देखिए, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी जो है ना, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो है कभी कभी एक जैसा यूज़ होता है इंटरचेंजेबली। देखिए, तो द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कैन बी यूज इंटरचेंजेबली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बुक कीपिंग में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, बुक कीपिंग में कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता, डेटा के एनालिसिस नहीं होता, रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, एंड यूजर्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता बुक कीपिंग में। तो आप इसको यूज़ ही नहीं कर सकते, बुक कीपिंग को आप अकाउंटेंसी की जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। सो ये डेटा हमारा फॉल्स है, तो नंबर 6 जो है ना आंसर फॉल्स हो गया। 7 नंबर की बात करें, अकाउंटिंग डील्स विद क्वांटिफिएबल इन्फॉर्मेशन। यस, अकाउंटिंग जो है ना वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को डील नहीं करता है, अकाउंटिंग केवल क्वांटिटेटिव डेटा को डील करता है। क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा आप लोग के लिए बताना चाहूँगा कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो बिजनेस के इन्फॉर्मेशन होते हैं, चाहे बिजनेस का इन्फॉर्मेशन चाहे मॉनिटरी हो चाहे नॉन मॉनिटरी इवेंट्स हो, तो वहाँ तक यदि हम लोग डेटा को यदि हम लोग देखें तो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, लेकिन अकाउंटिंग में जो डेटा का यूजेस होता है वो केवल क्वांटिटेटिव डेटा का यूज़ होता है, क्वालिटेटिव डेटा का यूज़ नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि अकाउंटिंग जो है ना केवल क्वांटिफिएबल डेटा को यूज़ करता है। क्वांटिफिएबल इन्फॉर्मेशन का मतलब यदि आपको नहीं समझ में आया तो इसको सिंपल टर्म में बोलता हूँ, मॉनिटरी यूनिट्स, मनी वर्थ में, मनी में जिसको केवल आप कंपैरिजन कर सकते हैं, मनी में जिसको आप वैल्यू कर सकते हैं, केवल उसी का रिकॉर्डिंग होता है। इट इज़ ट्रू। नंबर 7 इज़ ट्रू। नंबर 8, द फादर ऑफ अकाउंटिंग। फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहा जाता है? लूका पैसिलियो को कहा जाता है, फादर ऑफ अकाउंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो वर्ड है वो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। येस, इट इज़ ट्रू, क्योंकि जो बच्चे लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं ना वो एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग जो है दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड है। हम लोग बिजनेस का लैंग्वेज है, हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं, बट द सब्जेक्ट मैटर इज कॉल्ड अकाउंटेंसी, इन विच वी डील्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथड्स, हाउ ट्रांजेक्शन्स आर आइडेंटिफाइड, एसेट्रा हम लोग यूज़ करते हैं अकाउंटिंग में, और उसको हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 का आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यस, ट्रू है ये। व्हेन कलेक्टेड डेटा आर एनालाइज सिस्टमैटिकली। देखो, कलेक्टेड डेटा को जब एनालाइज करते हैं तो इसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, नॉट डेटा नहीं कहते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं उसे हम लोग डेटा कहते हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट एनालाइजिंग द डेटा इट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है द एनालिसिस ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, इन एनी इंफॉर्मेशन, इट इज़ इन एनी फॉर्म, टेक्सचुअल फॉर्म में हो या किसी टेबुलर फॉर्म में हो या चार्ट फॉर्म में हो, व्हेन यू स्टार्ट एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डेटा इट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। डेटा मीन्स जस्ट ओनली इंफॉर्मेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो हमारा ऑप्शन 10 का ऑप्शन ए होगा, 10 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है अकाउंटिंग एम्स टू कम्युनिकेट फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स ओनली। इट इज़ टोटली फॉल्स। क्यों? अकाउंटिंग एम्स टू कम्युनिकेट फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स ओनली। वाई? इन्वेस्टर्स को क्यों देंगे? इन्वेस्टर इज कम्स अंडर एक्सटर्नल यूजर ओनली। सो इंटरनल यूजर भी है, एक्सटर्नल यूजर भी है। So accounting aims to communicate financial information to all users. Either it is internal or external. So this data is false. This information is false. Number 2, organized form of information. Organized form of information. It is called process data. जब आपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने जब इंफॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज किया, न्यूमेरिकल डेटा को आपने यूज़ किया, आपने स्टैटिस्टिक्स टूल्स को यूज़ किया, okay, then organized form of information is called process data, not statistics. Statistics is the subject matter where you study the different methods to process the numerical data. So organized form of information is called process data. Number 13, internal users of accounting information are
इंटरनल यूज़र कौन है इसमें? इंटरनल यूज़र कौन है? क्रेडिटर्स आउटसाइडर है, इन्वेस्टर आउटसाइडर है, मैनेजमेंट इंटरनल है, गवर्नमेंट जो है वो कौन है? गवर्नमेंट आउटसाइडर है। ठीक है, तो यहाँ पे 13 का आंसर होने वाला है आपका सी, मैनेजमेंट। नेक्स्ट है नंबर 14 में, स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी इज वाइडर देन दैट ऑफ द बुक कीपिंग। देखो स्कोप जो होता है अकाउंटेंसी का, स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी इज वाइडर दैन द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से काफ़ी ज़्यादा बड़ा दायरा है, काफ़ी बड़ा। जैसे समुंदर में एक बूंद जैसे डाल देते हैं ना पानी, तो वैसे है बुक कीपिंग, एक बूंद समुंदर है अकाउंटेंसी। सो अकाउंटेंसी का जो स्कोप है इट इज़ वाइडर दैन द बुक कीपिंग। चलिए नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज़ एंटाइटल्ड टू गेट मनी फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? अ पर्सन हु इज़ एंटाइटल्ड टू गेट मनी फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड क्रेडिटर। बिजनेस से जो कोई पैसा पाएगा वो मेरा क्रेडिटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बुक कीपिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स। बुक कीपिंग में मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्डिंग होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन का भी रिकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे हम मॉनिटरी ट्रांजेक्शन फिलअप करना पसंद करेंगे। यदि कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बोलता है तो भी वो करेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स होना चाहिए। नंबर 17, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स। एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़ क्या कहलाता है? तो एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़ मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। यदि आपने थोड़ा सा भी अभी तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर चुका है बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एक साइड होता है एसेट्स, एक साइड होता है लायबिलिटी। तो एसेट साइड में एक हेड होता है जिसको कहते हैं करंट एसेट्स, लायबिलिटी साइड में एक हेड होता है जिसको कहते हैं करंट लायबिलिटीज़। यदि एसेट्स ज़्यादा हो गया करंट लायबिलिटीज़ से, यदि एसेट ज़्यादा हो गया करंट लायबिलिटीज़, तो हम लोग इसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ओके, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बनेगा? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बनेगा, लिख लीजिएगा, दिमाग में डाल लीजिएगा, घुसा लीजिएगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसी को आपको बताया जा रहा है एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, इट इज टर्म एज वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में इसे आप सिंपल तरीके से समझिए कि इन फ्यूचर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी प्रकार का ट्रबल हो गया तो अकाउंटिंग डेटा को एज ए एविडेंस वो कोर्ट में दिखा सकता है। ओके, एविडेंस लिखना है, EVIDENCE, एविडेंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए, द नेचर ऑफ द कैपिटल इज लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि यदि आपने थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखा है तो बैलेंस शीट को जाके थोड़ा देखिए, कैपिटल जो है ना लायबिलिटी साइड में आता है, इसीलिए द नेचर ऑफ द कैपिटल इज लायबिलिटी। अब थोड़ा सा भी बैलेंस शीट थोड़ा खोलिए, फटाफट बैलेंस शीट खोलिए, चेक कीजिए बैलेंस शीट कहाँ आता है, लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि कैपिटल जो है ना लायबिलिटी साइड में आता है, इसीलिए इसका ट्रू आंसर क्या होगा? बी, रिबेट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। किसी भी समय यदि आपने रिबेट रिसीव किया, रिबेट आपको पैसा पेमेंट करना था, आपको छूट आपको मिला, इट इज कॉल्ड के। किसी भी फॉर्म में आपको पैसा पेमेंट करना था लेकिन आपको छूट मिल गया, इट इज कॉल्ड के। किसी भी जगह पे, नॉट ओनली पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, रिबेट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, इट इज कॉल्ड के। क्लोजिंग स्टॉक इज एन आइटम ऑफ, क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट्स का आइटम आता है। देखिए मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ, याद रखिए जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे एसेट साइड में जाएंगे, करंट एसेट्स का हेड रहेगा, करंट एसेट्स में वेरियस आइटम आता है, उस पे ना क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ये आइटम किसका है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारा किसका आइटम है? तो क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट्स का आइटम। यदि ये क्वेश्चन ऐसा पूछता कि ओपनिंग स्टॉक किसका आइटम है, तो बताइए ओपनिंग स्टॉक, यदि ये क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाता कि ओपनिंग स्टॉक जो है ना वो किसका आइटम है, तो वो ट्रेडिंग का आइटम है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय ओपनिंग स्टॉक यूज़ होता है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, मतलब डेटर कहने मान चलिए आप पैसा पेमेंट देने के लिए जा रहे थे, आपने रिक्वेस्ट करके आपने छूट ले लिया। वैसे ही जब आपको कोई पैसा पेमेंट करने के लिए आएगा, आपके साथ कोई सेटलमेंट करने के लिए आएगा, तो आप यदि उसे पैसा छोड़ देते हैं, जो आपका डेटर है, डेटर से आप पैसा पाते हैं और डेटर को आपने पैसा छोड़ दिया, तो वो अकाउंट डेटर से ही तो कमेगा। कहाँ से कमेगा? आपने छूट दिया, आपके लिए एक्सपेंसेस है, आपके लिए लॉस है। सो रिबेट मतलब डिस्काउंट अलाउड टू डेटर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो टू डेटर मतलब टू लिखते ही आपका क्रेडिट हो गया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए,
लिखा है डिडक्शन अलाउड टू बायर्स फ्रॉम द कैटलॉग प्राइस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। देखिए कैटलॉग प्राइस में जब भी डिडक्शन अलाउड टू बायर्स को जब कैटलॉग प्राइस में छूट मिल जाता है तो उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, कैटलॉग प्राइस में यदि डिस्काउंट मिल रहा है इट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, और यदि आपने परचेस करके ले आया उधार में, और उधार में लाने के बाद यदि आप पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं, पेमेंट करते समय यदि आपने डिस्काउंट दिया तो उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। पैसा लेते समय देते समय यदि आपने डिस्काउंट कर दिया तो उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट दो टाइप का होता है। ठीक है, कैश डिस्काउंट दो टाइप का होता है। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर जैसे होता है वैसे डिस्काउंट रिसिप्ट भी होता है। एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट होता है, एक डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट होता है। जब आप पैसा पेमेंट करने के लिए जा रहे हैं, आपने डिस्काउंट आपको मिला तो आपको गेन हो गया, लेकिन आपने पैसा रिबेट कर दिया तो डिस्काउंट अलाउड हो गया। तो दोनों चीज़ें याद रखिए। कैश डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट कैटलॉग प्राइस पे होता है। आगे बढ़िए, गुडविल क्या है? गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट्स है। गुडविल क्या है? इट इज़ अ फिक्टिशियस एसेट। गुडविल क्या है? इट इज़ अ फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, ये एक्चुअली होता नहीं है लेकिन लिखा जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इन अ फिनेंशियल रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। इंफॉर्मेशन इन फिनेंशियल रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाया जाता है वो क्वांटिफिएबल डेटा होता है। क्वांटिटी पे बेस करके बनाया जाता है, नॉट द क्वालिटी। क्वालिटी पे बेस करके नहीं बनाया जाता है। क्वालिटी का कोई डिटेल्स नहीं होता है अकाउंटिंग में, ओनली मनी वैल्यू होता है। मनी वर्थ में ही कैलकुलेट किया जाता है। सो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन पे बेस करके बनाया जाता है। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में यदि डेबिट बैलेंस हो गया तो आप उसे कहेंगे फिक्टिशियस एसेट्स। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमारा है व्हेन रेवेन्यू ऑफ द ईयर, व्हेन रेवेन्यू ऑफ ए ईयर एक्सीड्स द एक्सपेंसेस। व्हेन रेवेन्यू ऑफ अ ईयर एक्सीड्स द एक्सपेंसेस द बैलेंस इज, क्या बोलेंगे उसको? इनकम बोलेंगे। रेवेन्यू यदि आपका ज़्यादा है एक्सपेंसेस का, मैं तो आप इनकम बोलेंगे। ठीक है, रेवेन्यू यदि आपका ज़्यादा है एक्सपेंसेस आपका कम है तो आप उसको इनकम बोलेंगे। किसी भी फिनेंशियल पीरियड का लैंड इन द हैंड ऑफ लैंड डेवलपर्स। देखिए जो प्रोमोटर्स कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, प्रोमोटर होता है, जो लोग बिल्डिंग बनाते हैं, उसके हाथों में जो लैंड होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? करेंट एसेट्स होता है। ठीक है, लैंड इन द हैंड ऑफ लैंड डेवलपर्स इट इज़ कॉल्ड करेंट एसेट्स। एसेट्स हुज वैल्यू गोज ऑन डिक्लाइन विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय के अनुसार जिसका वैल्यू कम रहा है, एक ऐसा एसेट्स समय के अनुसार जिसका वैल्यू कम रहा है उसे हम लोग कहते हैं वेस्टिंग एसेट्स। एसेट्स हुज वैल्यूज गोज ऑन डिक्लाइनिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय जैसे जैसे बीत रहा है, समय बीत गया, आप उसे बोलेंगे वेस्टिंग एसेट्स। चलिए 30 नंबर में, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस इट इज़ कॉल्ड लॉस। अरे भाई आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया, रेवेन्यू कम हो गया तो आपको लॉस हो गया। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू, इसका मतलब क्या है? रेवेन्यू जो है वो आपका कम है और एक्सपेंसेस जो है आपका ज़्यादा है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम लोग? एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विथ, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विथ, है ना, आइडेंटिफिकेशन। अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने से ही हमारा स्टार्ट होता है। और एंड कहाँ होता है? तो यूज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एंड्स विथ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, है ना, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू अकाउंटिंग यूजर्स, ये हमारा एंड होता है। नेक्स्ट है इन विच सेंचुरी द प्रेजेंट डे सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इट इज़ 15th सेंचुरी। लुका जो टैशिलियो जो है उन्होंने 1494 में एक बुक पब्लिश किया था और उसी समय से ये मेथड जो है ना, डबल एंट्री सिस्टम जो है ना, वो सब जगह फेमस हो गया। ठीक है, आज जो प्रेजेंट डे सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम लोग यूज़ कर रहे हैं ये 15th सेंचुरी का डेटा है। चलिए इट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ द मनी ट्रांजेक्शन, इट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का डेफिनेशन है, शॉर्ट में याद कर लीजिए। अकाउंटिंग 34 विच वन इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। फाइनल स्टेप क्या है अकाउंटिंग प्रोसेस का? तो प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। जो लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। इट इज़ द टास्क, फाइनल टास्क ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। सो विच वन इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस? प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज। नेक्स्ट क्या है? विच वन इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का? ठीक है, टू एसर्टेन टोटल कॉस्ट, टू एसर्टेन कॉस्ट पर यूनिट, टू एसर्टेन नेट प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, सी नंबर जो है ना सही होगा। ठीक है, विच वन इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने के लिए जाइए एज ए अकाउंटिंग,
आप यदि अकाउंटेंट है तो फिनांशियल ईयर के एंड में आपका मालिक आपको बोलेगा दिखाओ मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मेरा बिजनेस का पोजीशन क्या है। सो फिनांशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना यही होता है मेन ऑब्जेक्टिव। एक्सटर्नल यूज़र से आपको क्या मतलब, यदि आप एज ए अकाउंटेंट काम करने जाएंगे तो एक्सटर्नल यूज़र से आपको कोई मतलब नहीं होगा। एक्सटर्नल यूज़र को मतलब होगा मालिक से मांगेगा डेटा, ठीक है। पब्लिक कंपनी होगा तो नेट से पूछ के निकाल लेगा आपका डेटा, ठीक है। लेकिन एक अकाउंटेंट का मेन टास्क क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू ए सर्टेन नेट प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, और फिनेंशियल पोजीशन क्या है यही तो निकालना है। 36 में अकाउंटिंग विच इज़ कंपलसरी टू एवरी बिजनेस, अकाउंटिंग विच इज़ कंपलसरी टू एवरी बिजनेस, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग। वो अकाउंटिंग जो कंपलसरी है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो मेंटेन करना है, इसको फिनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। और फिनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट आप कह सकते हैं, सब फील्ड कह सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी अकाउंटिंग होंगे ऑल आर सब फील्ड्स ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग, दिमाग में डाल दीजिए, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। Some transactions are said to occur between different account heads of the business itself. What does it call? है ना, some transactions are said to occur between different account heads of business itself. It is called, क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रांजेक्शन बोलेंगे। बिजनेस के अंदर में ही ट्रांसफ़र हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर में इंटरनल ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। ओपनिंग अकाउंट का सेटलमेंट क्लोजिंग स्टॉक से हो रहा है, परचेस से हो रहा है, परचेस के साथ में ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी कीजिए, इसे हम लोग कहते हैं इंटरनल ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विच वन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग। एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग, एंड में यही बनता है। 39 इफ एनी स्टैटिस्टिक्स कैन करेक्टली सप्लाई आंसर टू एनी क्वेश्चन व्हाट डज इट कॉल। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, रिपोर्ट बोलेंगे, हिस्ट्री बोलेंगे। तो यदि कोई स्टैटिस्टिकल, इफ एनी स्टैटिस्टिक्स कैन करेक्टली सप्लाई, आपने किसी भी प्रकार का डेटा सप्लाई कर दिया, इट इज कॉल्ड सप्लाई, वर्ड है भाई, रिपोर्ट है ये, ठीक है। इफ एनी स्टैटिस्टिक्स कैन करेक्टली सप्लाइड आंसर टू एनी क्वेश्चन इट इज कॉल्ड रिपोर्ट। आपने सप्लाई किया डेटा, आपने डेटा प्रिपेयर किया, स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके आपने डेटा प्रिपेयर करके सप्लाई कर दिया, इट इज कॉल्ड रिपोर्ट। इन्फॉर्मेशन विच डज नॉट कैरी एनी मीनिंग, आप क्या बोलेंगे सर, अरे इन्फॉर्मेशन विच डज नॉट कैरी एनी मीनिंग, कोई मीनिंग ही नहीं उसका, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, है ना। फिनिश इन्फॉर्मेशन, क्रूड इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, क्रूड इन्फॉर्मेशन को भी एनालाइज करके सही कर सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन विच डज नॉट कैरी एनी मीनिंग इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो कोई मीनिंग ही नहीं है, इस डेटा का कोई मीनिंग नहीं है, तो इसे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बोलिए, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो आप ऑप्शन सी के साथ जाइए, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बोल के आगे बढ़िए। इन्फॉर्मेशन विच डज नॉट कैरी एनी मीनिंग इट इज कॉल्ड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, आगे बढ़िए। Accounting measures the business transactions in terms of monetary units. Accounting measures, accounting जो है ना मेजर करता है, नापता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस ट्रांजेक्शन को मेजर किया जाता है मॉनेटरी यूनिट में, ठीक है। मॉनेटरी यूनिट्स, सम डिसजॉइंटेड फिगर्स और स्टेटमेंट कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट मैटर हैव बीन कलेक्टेड एज ए प्राइमरी वर्ड, व्हाट डज इट कॉल। तो आप क्या बोलेंगे, सम डिसजॉइंटेड फिगर और स्टेटमेंट कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट मैटर have been collected as a primary work, it is called data, sample data, है ना। अब इसे क्या बोलेंगे, तो एक डेटा होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन दोनों ही बोल दिया, इन्फॉर्मेशन डेटा दोनों डाल के तो कंफ्यूज कर दिया ये। तो चलिए किसके साथ आप जाना चाहेंगे, तो आप सम डिसजॉइंटेड फिगर और स्टेटमेंट्स कनेक्टेड विद सब्जेक्ट मैटर हैव बीन कलेक्टेड एज ए प्राइमरी वर्क इट इज कॉल्ड डेटा, डेटा बोलेंगे क्योंकि डेटा को एनालाइज किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है विच ब्रांच ऑफ द अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द एसरटेनिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड यूज्ड एज ए टूल फॉर कंट्रोलिंग एक्सपेंडिचर, है ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग होगा इसका आंसर। विच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद एसरटेनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज एंड यूज्ड एज ए टूल्स फॉर कंट्रोलिंग एक्सपेंडिचर, इट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए डेफिनेशन ही दिया हुआ था, एनी एक्ट या हैपनिंग या एक्सचेंज दैट change the financial position of an accounting unit and that changes can be measured in terms of money, it is called transactions। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है is summarize a statement of transactions held relating to individual or an assets or a liability or a gain or a loss, it is called an account, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, अकाउंट का डेफिनेशन हम कह सकते हैं। what is term as excess of assets over liabilities, है ना। excess of assets over liability ये कैपिटल का डेफिनेशन है। चलिए कैपिटल का डेफिनेशन है, कैपिटल कैसे निकालेंगे, कैपिटल का मतलब होगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी, फॉर्मूला बना लीजिएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी
कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। नेक्स्ट है सम बिलोंगिंग्स या इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द बिजनेस एंड बाय ट्रांसफरिंग सच बिलोंगिंग्स एनी लायबिलिटी कैन बी सेटल, व्हाट डज इट कॉल। तो सम बिलोंगिंग्स, अरे यार ये जो क्वेश्चन है ना वो क्या बोल रहा है पता है, सिंपल तरीके से बोल रहा है कि आपके पास एसेट्स होगा तो आप क्या करेंगे, उस एसेट से अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। मान के चले आपके पास 5 लाख का कोई बिल्डिंग है और आपको पास में 4 लाख रुपए कर्ज होगा, बिल्डिंग को बेचिए, सेटल कर लीजिए। देखो सिंपल तरीके से बोल रहा है, सम बिलोंगिंग्स आपके पास कुछ है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड बेनिफिट टू बिजनेस ओनर एंड बाय ट्रांसफरिंग सच बिलोंगिंग्स एंड लायबिलिटी कैन बी सेटल। वो एसेट से ही संभव है, एसेट संपत्ति होगा किसी भी फॉर्म में, आप उससे अपने लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विच एसेट इज ईजिली कन्वर्टिबल इनटू कैश विदाउट मटेरियल लॉस। कोई मटेरियल लॉस नहीं होगा भाई, ठीक है, आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं उसको बोलूँगा लिक्विड एसेट्स में ही पॉसिबल है ये, ठीक है। विच एसेट इज ईजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश विदाउट मटेरियल लॉस, तो आप चाहिए और लिक्विड एसेट्स की बात कीजिए। नेक्स्ट है द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन अ ईयर, तो उसे आप क्या बोलेंगे, द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन अ ईयर, इट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं, जब मान चलिए आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया 12 महीने का, उसी फिनेंशियल ईयर में खत्म हो जाएगा, उसका बेनिफिट तो नेक्स्ट साल फिर मिलेगा नहीं। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसका विद इन अ फिनेंशियल ईयर ही खत्म हो जाता है। आपने वर्कर को जो सैलरी आपको पेमेंट करा हुआ है, 1 साल का पेमेंट कर दिया, मतलब 1 साल तक की उसका बेनिफिट मिलेगा, नेक्स्ट साल के लिए आपको अलग से सैलरी पेमेंट करना पड़ेगा, इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट बोला है द ऑनर और प्रोप्राइटर विथड्रॉ सम कैश और गुड्स फॉर द पर्सनल यूज एंड मेड सम पर्सनल पेमेंट आउट ऑफ बिजनेस, इन विच अकाउंट इट इज सेटल या रिकॉर्डेड, तो ड्राइंग्स बोलेंगे। मालिक बिजनेस में जब भी किसी भी फॉर्म में कैश लेके आए, एसेट्स लेके आए तो कैपिटल हो जाएगा। बिजनेस से कुछ भी लेके जाएगा, कैश के फॉर्म में लेके जाए या एसेट्स के फॉर्म में लेके जाए, ये ड्राइंग्स कहलाएगा। तो कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट ना दोनों एक मालिक का ही नाम है, याद रखिएगा। कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट दोनों मालिक का ही नाम है। मालिक बिजनेस में कुछ लेके आएगा तो कैपिटल अकाउंट लिखिएगा, और मालिक बिजनेस से कुछ भी लेके जाएगा तो ड्राइंग्स अकाउंट लिखिएगा। फाइनल स्टेटमेंट जब बनाया जाता है ना तो कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स को माइनस कर दिया जाता है, दोनों एक ही चीज़ है ना। कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स को माइनस कर दिया जाता है, ये इंटरनल ट्रांजेक्शन्स का या इंटरनल सेटलमेंट का एग्जाम्पल है। यदि आपसे कोई पूछे इंटरनल ट्रांजेक्शन्स का एक एग्जाम्पल बताओ तो आप क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स का सेटलमेंट विद कैपिटल, ड्राइंग्स माइनस विद कैपिटल, यही है मेरा इंटरनल ट्रांजेक्शन का एक इन्फॉर्मेशन। विच डॉक्यूमेंट सर्व एज ए रिटन एविडेंस ऑफ एन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस वाउचर, ठीक है। जब तक वाउचर बनेगा नहीं जर्नल एंट्री बनेगा नहीं, जब तक वाउचर बनेगा नहीं जर्नल एंट्री बनेगा नहीं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन है वाउचर। Some assets are purchased in the business with a view to produce goods or services and those assets are not meant for resale, इसे फिक्स एसेट्स कहते हैं। बिजनेस में जब हम लोग फिक्स एसेट्स लगाते हैं ना तो वो रीसेल के लिए नहीं होता है। बिजनेस में जो फिक्स एसेट लगाते हैं बिजनेस को चलाने के लिए लगाते हैं, स्मूथली बिजनेस को रन करने के लिए हम लोग लगाते हैं। फिक्स एसेट्स होगा इसका 52 का फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इकोनॉमिक इवेंट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन डैश ऑर्डर, ठीक है। आइडेंटिफाइड and measured economic events should be recorded in systematic order, देखिए यहाँ पे systematic order। in every transaction at least 2 parties are involved। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, डबल एंट्री सिस्टम है ना, डबल एंट्री सिस्टम में कोई भी ट्रांजेक्शन, एक सिंगल ट्रांजेक्शन में एटलीस्ट 1 डेबिट 1 क्रेडिट तो होना ही चाहिए। सो 2 parties are involved। विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड नहीं है। अरे बुक कीपिंग जो है, बुक कीपिंग जो ना अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है। जहाँ जब बुक कीपिंग समाप्त होता है उसके बाद स्टार्ट होता है अकाउंटिंग का प्रोसेस। बुक कीपिंग इज नॉट द सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं। चलिए क्या हो गया है, इसे आगे बढ़ाओ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है पर्पसेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पर्पस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम का क्या है, इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड द अफेक्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्लासिफाई द अफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट, summarize and communicate the information to decision maker, dictate the specified types of business in enterprise transactions with the enterprises may engage in। मुझे लग रहा है ऑप्शन सी के साथ जाइए, समराइज एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकर। पर्पस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो सबसे पहले समराइज एंड कम्युनिकेट। अच्छा, इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, नहीं सी नंबर के साथ चलिए, समराइज एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर।
57 में फिनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज कैरेक्टराइज बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फिनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज कैरेक्टराइज बाय ऑल। क्या है? इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर, यस। इट इज फैक्चुअल, सो इट डज नॉट रिक्वायर जजमेंट टू प्रिपेयर। इट इज रिजल्ट फ्रॉम द इनएग्जैक्ट एंड एप्रोप्रिएट मेजर्स। इट इज एनहांसेस बाय मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन। क्या लिखा? फिनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज कैरेक्टराइज बाय ऑल बट एक्सेप्ट वन, है ना, एक्सेप्ट वन नहीं है। तो क्या लिखा है? इट रिजल्ट फ्रॉम इनएग्जैक्ट एंड एप्रोप्रिएट मेजर्स। अच्छा, इट इज एनहांस्ड बाय मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन। इट इज फैक्चुअल, सो इट डज नॉट रिक्वायर जजमेंट टू प्रिपेयर। इट इज फैक्चुअल, यही ऑप्शन भी होगा। इट इज फैक्चुअल, सो इट डज नॉट रिक्वायर जजमेंट टू प्रिपेयर। इट डज नॉट रिक्वायर जजमेंट टू प्रिपेयर। और इट इज़ हिस्टोरिकल इन नेचर, ऑप्शन नंबर ए तो सही है। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें, इट इज़ एनहांस्ड बाय मैनेजमेंट्स एक्सप्लेनेशन, यस। इट रिजल्ट फ्रॉम इनएग्जैक्ट एंड एप्रोप्रिएट मेजर्स। इट रिजल्ट फ्रॉम इनएग्जैक्ट। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। चलिए सी नंबर पर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट क्या है? बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद क्या है? बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद बुक कीपिंग का काम क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल डेटा, डिजाइनिंग द सिस्टम इन रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द रिकॉर्डेड डेटा, इंटरप्रेट द डेटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, नॉन ऑफ द अबव। तो बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल डेटा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ए को टिक मारिए, आगे बढ़िए। ऑल द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट। अकाउंटिंग का काम नहीं है फोरकास्टिंग करना अकाउंटिंग का काम नहीं है ना। चलिए आगे बढ़िए। 60 में फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ। फिनेंशियल स्टेटमेंट किसका पार्ट है? तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। चलिए आगे बढ़िए। फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज एसर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा? रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड अंडर बुक कीपिंग प्रोसेस, ट्रायल बैलेंस, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। तो फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज एसर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डेड डेटा। बुक कीपिंग जो डेटा रिकॉर्ड करता है उसी पर रिकॉर्ड प्रिपेयर अंडर बुक कीपिंग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव। क्रेडिटर्स, लेंडर्स, कस्टमर, सभी एक्सटर्नल, क्रेडिटर एक्सटर्नल, लेंडर एक्सटर्नल, कस्टमर एक्सटर्नल, सारे एक्सटर्नल डेटा दिया हुआ। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली कंसीडर। फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या कंसीडर करता है? एसेट्स एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, लायबिलिटी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, एसेट्स एक्सप्रेस इन नॉन मॉनेटरी टर्म्स, एसेट लायबिलिटी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने कोशिश किया आप लोगों के लिए। चलिए कुछ क्वेश्चन और भी बाकी रह गया है, फिनिश कर लेते हैं इसको। 10 जनवरी को सोहन पेड कर रहा है 50,000 रुपया रेट। दिस कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रांजेक्शन। इसे ट्रांजेक्शन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हैं मॉनेटरी इवेंट से मनी इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में। और एक यहाँ पे क्या है ये? तो एक इवेंट है, ये बिजनेस इवेंट है। क्या ऑन 31 मार्च 2023 आफ्टर सेल ऑफ द गुड्स वर्थ ₹2 लाख ही इज लेफ्ट विद क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, जस्ट एन इवेंट है, बिजनेस इवेंट है, इसको हम बिजनेस इवेंट बोलेंगे, ठीक है। तो 65 का बिजनेस इवेंट होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये वीडियो मैंने MCQ का डिस्कशन अभी फिनिश कर दिया है। काफ़ी मेहनत लगा है, इसको बनाने में भी मेहनत लगा है। और 33 मिनट या 34 मिनट अभी हो चुके हैं। कंटिन्यूस आपको 1 शॉट में ये वीडियो मैंने बना दिया है। सो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बार बार इस वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपको कोई ट्रबल है तो आप देख सकते हैं, मैंने बगल में लिखा है। यदि आपको ये PPT चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको PPT भेज दूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। फाइनली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 65 क्वेश्चन, वो भी इंट्रोडक्शन चैप्टर से। ये काफ़ी लेंदी हो सकता था। मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में बैठा के बच्चों को भी इतना क्वेश्चन जो है ना 1 डे में डिस्कस नहीं कर पाता जितना मैंने अभी डिस्कस किया है। तो आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो कॉमर्स स्टूडेंट के यदि आप हैं तो रिवाइज करने के लिए, मेरे डिस्कशन को सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।